हे भगवान, अब तो हांडी भी भर गई। जितने में साग उबलेगा आटा तैयार कर लेती हूँ। गुस्से में किलसती हुई अंकिता हाथ चक्की में मक्का पीसने लगती है। हे भगवान, आज तो ठंड के मौसम में सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। मेरे तो हाथ सुन्न पड़ रहे हैं, चक्की भी नहीं चल रही है। चक्की को पीसकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं जेल की कैदी हूँ। मेरी तो किस्मत ही फूट गई शादी करके। हलवाई के जैसी हालत हो गई है। चाय भी ठंडी हो गई रखे रखे। हाय रे मेरी जिंदगी। किचन के अंदर गुस्से में लाल पीली होकर घर की बहू बड़बड़ा रही होती है। तभी खाने की मेज से 70 साल की ददिया सास की तीखी आवाज आती है। अरे बहू, साग रोटी तैयार हुआ तो पेट पूजा करवा दे। सबके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बस दादी जी बना रही हूँ। बेड़ा गर को इन ससुराल वालों का। ये नहीं कि हल्का फुल्का नाश्ता कर लें कभी कभार। आज तो मेरी रेल बनने वाली है। चूल्हा सुलगाओ, मक्का गूंथो, रोटी बेलो। हाय बड़ी झंझटबाजी है। हे भगवान, साग जल ना जाए। जैसे ही बेचारी साग चलाने लगती है, इतने में रोटी जल जाती है, जिससे वह मुंह सुजा लेती है। बेटे, ये मक्के की रोटी बनाने में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, शादी के लड्डू जो खाए सो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। कितनी मस्त लाइफ थी मेरी शादी से पहले। कहां से कहां मैं कुंबे जैसे ससुराल में फंस गई। ये है दहिया परिवार की परेशान बहू अंकिता, जो जहां ठंड के मौसम में सरसों का साग मक्की की रोटी खाना हर भारतीय की पहली पसंद होती है। अंकिता का इस खान पान से 36 का आंकड़ा है। मगर आखिर ऐसा क्यों है, तो चलिए कहानी के पिछले भाग से पेश करते हैं। जहां दुल्हन के जोड़े में अंकिता घूंघट में ससुराल की दहलीज पर खड़ी है। ससुराल में धूमधाम छाई है। जेठानी कविता स्वागत करती है। आइए प्यारी देवरानी जी, अब तुम आ गई हो ना, मैं तुमसे अपनी खूब सेवा पानी करवाऊंगी। संभालो अपनी जिम्मेदारी। मैं तो रसोई से रिटायरमेंट ले रही हूँ। चंटबाज जेठानी की बात पर अंकिता घबराहट से बोलती है। मतलब अब सब लोगों का खाना मुझे अकेले बनाना होगा। इस पर दोनों नंद राशि किंजल चुटकी लेती हैं। नहीं नहीं भाभी, आपके लिए तो 1 दर्जन नौकर की फौज है ससुराल में। अरे भाभी, हम कोई रजवाड़े खानदान के थोड़ी ना हो जो नौकर चाकर लगेंगे। पहले खाना बड़ी भाभी बनाती थी, अब आप बनाना। वैसे भाभी, आपको साग और मक्के की रोटी बनानी आती है ना? हाँ, मुझे तो 10 तरह का साग बनाना आता है। मेथी, पालक, बथुआ, मूली, पत्ता, चौलाई। फिर तो हमारी खूब जमेगी भाभी। हम तो ठंड में 10 तरह का साग और मक्के की रोटी खाते, आप वही बना लेना। चलो ये बढ़िया है। 56 तरह के पकवान बनाने में माथा पेची नहीं करनी पड़ेगी। सिंपल साग और रोटी ही तो बनाना है। चलो चलो, अब अपनी भाभी का रास्ता छोड़ो। क्यों दोनों मक्खियों की तरह उसके आसपास भिनभिना रही हो? प्रमोद, बहू को कमरे में ले जा, थकी हुई है। अगली सुबह अंकिता जब रसोई में आती है तो हरी भरी रसोई देखती है। वहीं बोरियों में मक्के ही मक्के थे। पूरी रसोई में तो मक्के का मेला लगा है। जहां देखो साग ही साग, मक्का ही मक्का। तभी दरवाजे से सास सुषमा और जेठानी कविता ऑर्डर लेके अंदर आती है। अरे बहू, ये साग अच्छे से चुन लेना, और ये हाथ चक्की है, इसमें मक्का पीस लेना, और मक्के की रोटी और 10 तरह का साग बना लो। स्वाद अलग होना चाहिए। और हाँ, मक्के की रोटियां बनाना। 100 मक्के की रोटी और 10 तरह का अलग अलग साग बनाने की बात से अंकिता हक्की बक्की हो जाती है। 100 मक्के की रोटियां और 10 तरह का साग? चलो, सासू माँ से मेवा चाहिए तो सेवा तो करनी पड़ेगी देवरानी जी। और सारे साग में देसी घी का तड़का लगाना, ठीक है? कविता अंकिता को चिढ़ा कर चली जाती है। हे भगवान, आज तो तेरी शामत आने वाली है अंकिता। अंकिता साग चुनना शुरू करती है, जिसमें उसे 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। जिसके बाद बेचारी चक्की में मक्का पीसती है और बना के परोसती है। ये लीजिए गर्मा गर्म मक्के की रोटी और 10 तरह का तड़के वाला साग। अरे वाह भाई वाह, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है साग में, और मक्खन लगी मक्के की रोटी। अरे खाओ भाई, सब लोग खाओ। अम्मा? अरे मैं तो पेट भर कर खाऊंगी। ठंड के मौसम में देसी खाना नहीं खाया तो क्या खाया? देखते देखते ससुराल वाले साग मक्के की रोटी पर टूट पड़ते हैं।
हे भगवान, मेरे ससुराल वाले खाने पीने में कितने पक्के, 100 की 100 रोटी ठूस गए। सब लोग खाकर अपने अपने कमरे में रजाई में दुबक जाते हैं, जबकि बेचारी बहू के लसते हुए कालिक वाले बर्तन धोती है। हे भगवान, क्या एक तो ये बर्फ, कितना ठंडा पानी, ऊपर से कालिक वाले बर्तन। धोने में नानी याद आ रही है, कहाँ फंस गई। इस तरह अब 100 रोटी और 10 तरह का साग का सिलसिला जारी रहता है, जिसके चलते बेचारी बहू को सुबह के 5 बजे जागना पड़ता और कड़कड़ाती ठंड में मंडी से साग लाना पड़ता है। हे भगवान, कितना कुहासा छाया है, मेरी तो कुल्फी जम रही है। हे भगवान, ऐसी बुरी किस्मत है मेरी, ससुराल वाले घोड़े बेचकर खुद सो रहे हैं और मुझे सुबह सुबह सब्जी मंडी दौड़ा दिया। मंडी से ताजा साग खरीद कर अंकिता घर ले आती है और दोबारा से 10 तरह का साग और 100 मक्के की रोटी बनाती है। मक्का पीसने में उसके हाथ में फफोले पड़ जाते हैं और अब अंकिता अपने 100 मक्के की रोटी और 10 तरह का साग खाने वाले ससुराल को कैसे लाइन पर लाएगी, तो चलिए देखते हैं। अरे ओ नास पीटी पोता बहू, ये कैसी रोटियां बनाई हैं? मक्के की रोटी धीमी आंच पर बनती और तूने तो रोटी जलाकर कोयला कर दिया है। वो दादी जी, चूल्हे से बहुत धुआं उठ रहा था तो जरा करारी हो गई रोटी और मेरा हाथ भी जल गया। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ज्यादा सफाई मत दे और जरा सा हाथ जला है। अरे हमने एक बार पूरे कुनबे को बनाकर खिलाया है। चल जा, दोबारा से मक्के की रोटी बनाकर ला और मक्खन में डुबो कर लाना। दांत तो सारे के सारे गिर गए, लेकिन मक्के की रोटी खानी है बुढ़िया को। जीना दूभर कर दिया है। ये लोग ऐसे नहीं सुधरेंगे। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इन्हें तो मैं मजा चखाती हूँ। अगली सुबह 10 बजे तक रसोई में सन्नाटा छाया होता है, क्योंकि अंकिता बीमार होने की नौटंकी करने लगती है। अंकिता चलो उठ, देखो सुबह के 10 बज गए हैं, सबको नाश्ता करवा दो। हाय, मैं मर गई प्रमोद जी, मेरा सर फट रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं, सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। लगता है ठंडे पानी में काम करके तबीयत खराब हो गई है। आज मुझसे कुछ नहीं होगा। चलो ठीक है, मैं जाकर भाभी को बोल देता हूँ खाना बनाने के लिए, तुम आराम करो। प्रमोद जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है तो ससुराल वाले पलके बिछाकर 10 तरह का साग और रोटी खाने के इंतजार में बैठे हैं। भाभी कहाँ है भैया? आज नाश्ता करवाने का इरादा नहीं है क्या उनका हम सबको? अंकिता की बहुत तेज तबीयत खराब हो रही है, तो आज कविता भाभी आप जाकर नाश्ता बना लो। मैं अकेले 100 मक्के की रोटी और 10 तरह का साग कैसे बनाऊंगी? मेरे 10 हाथ थोड़ी लगे हैं। राशि, किंजल, तुम भी चलकर मदद करवाओ। अरे भाभी आप खुद बना लो, मुझे ठंड लग रही है। तो फिर रहने दो, फिर सब लोग होटल से मंगाकर खा लो अपना अपना। मैंने भी अकेले इतनी ठंड के मौसम में इतना सारा खाना बनाने का ठेका नहीं लिया। अरे ओ उठनी, चली जाओ दोनों और अपनी भाभी की मदद करवाओ। दोनों नंद और जेठानी 100 रोटी और 10 तरह का साग बनाती हैं और जला कच्चा पक्का खाना बनाकर परोस देती हैं, जो कि सबको खाना पड़ता है। हे भगवान, ये साग बनाया है या घास फूस? न घी का तड़का है, नमक भी फीका है, रोटी भी कच्ची कच्ची बनाई है। क्या करोगी जीवन में बेलुड़ी कहीं की? खाने में कमियां निकलता देखकर तीनों नंद और जेठानी मुंह फुला लेती हैं। देखिए, जिसे खाना है खाओ, वरना रहने दीजिए। इतनी ठंड में पता नहीं बेचारी अंकिता अकेले कैसे करती थी इतना, हमारी तो वाट लग गई। एक दिन में पूरे परिवार को अंकिता की मेहनत की कदर समझ आ जाती है और सब उससे माफी मांगते हैं। बहू, हमें माफ कर दे। इस ठंड के मौसम में हमने तुझसे 10 तरह का साग और मक्के की रोटियां बनवाकर बड़ा सताया है, लेकिन अब तू जो बनाएगी हम खुशी खुशी खा लेंगे। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, शुक्र है अब मेरी रोज रोज रेल नहीं बनेगी। बहू, इस ठंड में तो मेरे हाथ ही जम चुके हैं। माँ जी, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर आज हमें पैसे नहीं मिले तो हम क्या खाएंगे? ऊपर से करिश्मा की भी तबीयत खराब है, उनके लिए इस ठंड में दवाई भी तो लानी है। माँ देखो, दादी के पैरों से खून निकल रहा है और मुन्नी भी कितना रो रही है, आपकी पीठ पर बंधी हुई है। ले राजू, तू मुन्नी को संभाल। माँ जी, आपके पैर से तो सच में बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। बहू, तू मेरी चिंता मत कर। इस ठंड में अब मुझे दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा, पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका है।
आखिर इतनी ज्यादा ठंड में पहाड़ पर से क्यों दोनों सास बहू इतनी मुसीबत झेलकर बर्फ हटा रहे थे? आखिर क्या हुआ था उनके साथ, जानने के लिए चलते हैं कुछ वक्त पीछे। कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। आशा, अब जल्दी से अपना सामान उठाओ और अपने परिवार के साथ मेरा घर खाली करो। जब तक तुम्हारे जेठ जी थे तब तक मैंने तुम लोगों को यहाँ रहने दिया, पर अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। पर दीदी, मैं अपनी बीमार बहू, पोते, बेटी के साथ इतनी ठंड में कहाँ जाऊंगी? बाहर बर्फ गिर रही है। ये ठंड बाहर बर्फ गिरे या आग, मुझे उससे मतलब नहीं। अब जल्दी से मेरा घर खाली करो। दादी, अब क्या हम इस बर्फबारी में घर के बाहर रहेंगे? सीता के धक्का देने पर आशा के पैरों में गहरी चोट लग जाती है और बेचारी आशा अपने पूरे परिवार के साथ कांपते हुए घर के बाहर जाती है। माँ, मुझे बहुत डर लग रही है, कुछ करो नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगी। ले बेटा, तू मेरा शॉल ओढ़ ले और मेरा ये फटा हुआ स्वेटर ले लो, क्या पता ये सब पहनने से आपको थोड़ी गर्माहट मिले। इतना बोलकर दीपा और आशा अपना शॉल और स्वेटर करिश्मा को दे देती हैं और अपने पूरे परिवार के साथ थोड़ी और आगे जाती है, पर उन्हें रहने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिलती। तभी आशा की नजर रास्ते पर जमे बर्फ पर पड़ती है, जहां कुछ औरतें रास्ता साफ करने का काम कर रही थी। बहू, आगे तो रास्ता बंद है और सारे वर्कर मिलकर रास्ता साफ कर रहे हैं। अब हम इस ठंड में कहाँ जाएं? माँ, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, आगे जाने का रास्ता नहीं है, तो कुछ खाने के लिए ही दे दो। माँ जी, हमारे पास ना तो खाने के लिए पैसे हैं और ना ही रहने के लिए घर। इन्हीं लोगों की तरह रास्ते से बर्फ हटाने का काम करना होगा ताकि कुछ पैसे मिल सके और उस पैसे से हम करिश्मा के लिए दवाई और कुछ खाने को ले सके। इतना बोलकर दीपा दुधमुही बच्ची को कमर पर बांधकर राजू और करिश्मा को एक जगह पर बिठा देती है और खुद दोनों सास बहू मालिक से बात करके रास्ते से बर्फ हटाने लगती हैं। देखते ही देखते शाम हो जाती है और राजू अपनी माँ के पास आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ वो बताता है कि दादी के पैर से खून निकल रहा है। दीपा बच्ची को राजू के हवाले करती है। दीपा और आशा अपनी बेबसी पर रो रही थी। वहीं तभी मालिक आता है और उन दोनों पर चिल्लाने लगता है। अरे तुम दोनों सास बहू सिर्फ बातें करती रहोगी क्या? आधे घंटे में रास्ता साफ हो जाना चाहिए, नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे। मालिक, आधे घंटे में रास्ता साफ हो जाएगा। इस तरह आशा और दीपा बिना अपनी परवाह करे ठंड में कांपते हुए रास्ता साफ करती हैं और कुछ देर बाद मालिक सभी कर्मचारी के साथ दोनों सास बहू को भी पैसे देता है। इसके बाद दीपा उन पैसों से खाने का कुछ सामान और करिश्मा की दवाई लेकर आती है और पूरा परिवार आग जलाकर बैठ जाता है। माँ जी, ठंड तो बढ़ती ही जा रही है। आज तो हमने खाने का जुगाड़ कर लिया, पर हम इस बर्फ में कैसे रहेंगे? हमारे पास तो स्वेटर और शॉल भी नहीं है। दीदी ने हमारे साथ सही नहीं किया। भाभी, जब हमारे पास घर था तो आप किस तरह से कोई ना कोई जुगाड़ करती थी ताकि हम 2 पैसे बचा सके, पर आज तो हमारे पास घर ही नहीं है। करिश्मा की बात सुनकर दीपा को कुछ पुरानी बातें याद आती हैं, जब वो अपने पुराने घर में पुराने कपड़े बर्तन सामान से जुगाड़ किया करती थी। और तभी एकदम से दीपा अपनी सास और नंद से कहती है, माँ जी, सुनील जी तो शहर गए हैं काम करने। वो पता नहीं कब वापस पहाड़ आए, और अगर वो यहाँ आ भी गए तो वो पता नहीं हमें ढूंढ पाएंगे या नहीं। इसलिए हम सुनील जी के भरोसे नहीं रह सकते। अब हमें जुगाड़ करके सबसे पहले अपना घर बनाना होगा। भाभी, छोटी मोटी चीज का जुगाड़ करना आसान है, पर घर का जुगाड़ कैसे करोगे आप? जंगल की लकड़ियों से। वैसे भी हम पहाड़ी लोग लकड़ी के घर बनाकर ही तो रहते हैं। इतना बोलकर दीपा अपनी सास के साथ जंगल जाती है और वहां से बहुत सारी लकड़ियां लेकर आती है। और इस काम में राजू भी अपनी माँ और दादी का साथ देता है। जिसके बाद सारी रात और पूरे दिन मेहनत करके दीपा पहाड़ के कोने पर, जहाँ कोई आता जाता नहीं, वहां पर लकड़ी का घर बनाती है। बहू, घर के नाम पर तूने घर का ढांचा तो खड़ा कर लिया, पर हम इस ठंड से कैसे बचेंगे? अब तो इस ठंड की वजह से मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। हाँ भाभी, दवाई खाकर मेरी तो तबीयत ठीक हो गई, पर रिंकी, वो तो अभी बस 6 महीने की है। आप इसे छोड़कर भी नहीं जा सकती। सही कह रही हो तुम। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं घर पर ही रहकर आटा मैगी बनाऊंगी और उन्हें बेचूंगी ताकि कुछ पैसे कमा सकूं।
पर बहू, तू आटा कहाँ से लाएगी? हमारे पास तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है। और इस बर्फ में तू मिट्टी का चूल्हा कैसे बनाएगी? हर जगह तो बर्फ जमी हुई है बस। माँ जी, सही कहते हैं लोग, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। वो देखिए तेल वाला टिन है, मैं उसी को काट कर चूल्हा हीटर बनाऊंगी। इससे 2 काम हो जाएगा, हमारा चूल्हा भी बन जाएगा और पानी गर्म करने के लिए हीटर भी हो जाएगा। इतना बोलकर दीपा सामने से तेल वाले टीन उठाकर ले आती है और उसे काटने के लिए पड़ोसियों के घर जाती है और उनसे आरी और कुछ लोहे के वेस्ट पाइप मांग लेती है और आधे टीन को काट कर उसे चूल्हे का आकार दे देती है और उसी के ऊपर एक छोटा सा छेद करके उसे पाइप को फंसा देती है और दूसरी साइड से नल जैसा छोटा सा पाइप लगा देती है। इस तरह दीपा अब बाहर से बर्फ उठाकर लाती और चूल्हे में लकड़ी जलाकर ऊपर से बर्फ डालती और वो सारी बर्फ गलकर गर्म पानी बनकर दूसरी पाइप से बाहर आ जाती। भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। इतने समय से हम पहाड़ में हैं और हम अपने पहाड़ी जुगाड़ ही भूल गए थे। राजू बेटा, जहाँ कबाड़ी की दुकान से कुछ प्लास्टिक की बोतल और बाल्टी लिया, हम उस प्लास्टिक की बोतल में गर्म पानी भरकर लोगों को बेचेंगे। दीपा के कहने पर राजू पड़ोसी से तो कुछ बोतल और कबाड़ी की दुकान से प्लास्टिक बोतल का कबाड़ा ले आता है और दोनों सास बहू उसमें गर्म पानी भर के बस अड्डे पर जाकर बेचने लगती हैं। और उनसे मिले पैसों से घर आते हुए दीपा थोड़ा सा आटा ले आती है और 2 सस्ती शॉल भी अपनी और अपनी सास के लिए। ये लीजिए माँ जी, मैं आटा ले आई। अब हम घर में ही बैठकर आटा मैगी बनाएंगे। और ये शॉल भी लो, पहन लो। भाभी, आप आटा मैगी बाद में बनाना, पहले आप रिंकी को संभालो, बहुत देर से रो रही है। हाँ बहू, तू रिंकी को चुप करा, जब तक मैं खेत से किसी से सेब का पौधा मांग के लाती हूँ। सोच रही हूँ घर के बाहर 1-2 पेड़ तो हो ही, एक छोटा सा सेब का पेड़ भी लगा ही लेती हूँ। इतना बोलकर थरथराती कांपती हुई आशा घर से बाहर निकलने ही लगती है कि तभी उसे जानवरों की आवाज आती है। बहू, लगता है इस ठंड में जंगल से जानवर बाहर आ गए हैं। हमारे घर का तो दरवाजा भी नहीं लगता, कहीं जानवर अंदर ना आ जाएं। माँ जी, आप 2 मशाल जलाकर बाहर रख दो, कोई जानवर पास नहीं आएगा जब तक मैं जानवरों को भगाने का जुगाड़ सोचती हूँ। दीपा के कहने पर आशा बिल्कुल ऐसा ही करती है और उसकी नजर एक छोटे से टीन के डब्बे पर पड़ती है, जिसे देख एक बार फिर दीपा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो टीन के डिब्बे में छोटे छोटे लकड़ी और कोयला भर देती है और एक कट्टे को लेकर उसके ऊपर और नीचे डंडा फंसा देती है और उस टीन के डिब्बे को पेड़ से बांधकर लटका देती है और नीचे की तरफ से उस बोरी को टीन से बांध देती है। अब जब हवा चलती है वो टीन का डिब्बा डमरू की तरह बजता है, जिस वजह से जानवर उसके घर के आसपास नहीं आते। माँ, ये तो आपने बहुत अच्छा जुगाड़ किया। अब जानवरों का कोई खतरा नहीं होगा और लगता है ये मैगी भी बनकर तैयार हो गई है। आप घर में रहो, मैं दादी के साथ ये मैगी बेच कर आता हूँ। माँ जी, मैगी का सारा सामान ऊपर तो ले जा सकती हैं, पर आप पहाड़ से नीचे कैसे लेकर आओगे? और बर्फ भी बहुत ज्यादा है, अगर राजू का या किसी का पैर फिसल गया तो वैसे भी आए दिन कोई ना कोई खबर आती रहती है, इसलिए आप थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ करती हूँ। इतना बोलकर दीपा एक बड़ा सा डंडा तोड़कर अपने घर के बाहर जमीन में गाड़ देती है और बाहर जाकर कंस्ट्रक्शन साइट से एक बड़ा सा मोटा रस्सा लेकर घर आती है और उस रस्से के एक छोर को एक डंडे से और दूसरे छोर को दूसरे डंडे से बांध देती है और अपनी सास को बोलती है, माँ जी, ये डंडा लेकर आप पहाड़ तक जाना और जहाँ पर मैगी बेचेंगे वहाँ पर गाड़ देना और आते हुए सारा सामान इस कट्टे में भर के इसी रस्सी के सहारे नीचे उतारना और उसके बाद आप आराम से नीचे घर आना। इस तरह दीपा धीरे धीरे करके नई नई जुगाड़ सोचती है और रोजगार भी करती है। बहुत जल्द उनकी मैगी पूरे पहाड़ों में फेमस हो जाती है और वो बड़ी आसानी से पहाड़ों पर अपने परिवार के साथ रहती हैं और बहुत जल्द अपने परिवार को ढूंढते हुए सुनील भी वहां आ जाता है। माँ, दीपा, अरे मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बड़ी मुश्किल से आपका पता मिला है। अरे मुझे माफ कर दो, अगर मैं होता तो ये सब ना होता। नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है और देख हम सब अच्छे हैं। आपने जितनी परेशानी देखनी थी देख ली। अब मेरे साथ शहर चलो, वहां सब सेट कर दिया है मैंने। आप वहां आराम से रहो, आपका ध्यान रखूंगा मैं। ठीक है जी, पर आप खाना तो खा लो पहले। इस तरह सुनील अपने बिछड़े परिवार से मिलता है और सब लोग बहुत दिनों के बाद साथ में खाना खाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद सुनील अपने पूरे परिवार को लेकर शहर आ जाता है और शहर में ही नौकरी करके अपने घर वालों का पेट पालता है।
आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे आपकी कौन सी बर्फीली जगह ड्रीम डेस्टिनेशन है, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।